पृथ्वी गोल है कहना जितना सरल और आपको सही लगता है, आज से लगभग 500 साल पूर्व पृथ्वी को गोल कहना उतना ही सरल और सही नहीं लगता था। आपको पता होगा क्योंकि तब हम पृथ्वी को सपाट मानते थे। पृथ्वी को कुछ लोग ने चौकोर भी बताया, तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो गोल है, पर गोल क्यों है इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं थी, कोई थ्योरी नहीं थी। नमस्कार, मेरा नाम रोहित कुमार है। दीक्षांत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि व्हाई ऑल स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर राउंड। आपने सोचा होगा, समझा होगा कि आखिर स्पेस में जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी स्टार हैं, जितने भी आपके सेलेस्टियल बॉडी हैं, सब राउंड क्यों होते हैं? उसके पीछे की कहानी क्या है? शुरुआती दौर में अगर मैं पृथ्वी की ही बात करते हैं, शुरुआती हम पृथ्वी से लेते हैं कि आपके मन में भी अब जब बचपन में होंगे तो आपको उठता होगा कि भाई पृथ्वी सपाट है या गोल है। शुरुआती दौर में तो हमें लगता है कि भाई हम तो प्लेन पे रहते हैं, तो प्लेन पे रहते हैं, समतल पे रहते हैं, तो जाहिर सी बात पृथ्वी भी समतल होगी। यही प्रश्न बहुत पहले उन लोगों के मन में उठा था कि सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को आकार सपाट या गोल होने का रूप लगाया था। मैं आपको बता दूं कि हमारे धर्म ग्रंथ में या फिर कर सकते हैं वेदों में इसका प्रमाण है। एक याज्ञवल्क्य एक संस्कृत में अपने ग्रंथों में उन्होंने धरती को गोल होने के बारे में बताया था कि धरती हमारा गोल है। फिर आपको पता होगा आर्यभट्ट के बारे में, जिन्होंने जीरो के आधार पर जिन्होंने जीरो दिया, यानी कि जीरो का पता लगाया। जीरो का खोज तो कोई और किया था, लेकिन उन्होंने जीरो का पता लगाया। तो हमारे भारत में जब सबसे पहले जब जीरो का पता लगा तो जीरो के ही आधार पर हमारे पृथ्वी की परिधि का पता चला। और जब पृथ्वी की परिधि यानी सर्कमस्टांसेस का जब पता चलता है, जब उसके पैरामीटर्स की पता चलता है, तो उसके आधार पर यह प्रूव किए गए कि हमारा पृथ्वी भी जो है आपका आकार में अगर देखा जाए गोल है, यानी उसके आकार के बारे में पता चला। ये हमारी पृथ्वी वो कैसी है, आकार कैसा है, उन सभी चीजों के बारे में हम लोगों को पता चला। अब थोड़ा सा ग्रीक में चले जाए। ग्रीक जो है ना, पुरानी कथाओं ग्रीक में पढ़ा होगा, ग्रीक के सिविलाइजेशंस के बारे में जानते होंगे, हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों के बारे में जानते हैं। एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, जिसे हिंदी में अरस्तु कहते हैं। अरस्तु ने सबसे पहले कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो एक अरस्तु हुआ करते थे, बहुत बड़े फिलोसफर थे, दर्शन शास्त्री थे। तो अरस्तु ने और होमर ने हजारों साल पहले ये बातें बता चुके थे कि धरती गोल है। और उनसे भी पहले थे बताया था, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे पाइथागोरस। पाइथागोरस के बारे में आप सभी जानते होंगे। पाइथागोरस के नियम आप लोगों ने थ्योरम पढ़ा होगा गणित के अंदर। तो गणित के आधार पर यानी कि मैथमेटिक्स के आधार पर उन्होंने ये कहा कि पृथ्वी क्या है, गोल है। यही नहीं, आपने 15वीं शताब्दी की बात करते हैं, गैलीलियो का नाम सुना होगा, जिन्होंने न्यूटन ने उन्हीं गैलीलियो के कॉन्सेप्ट के बेस के आधार पर न्यूटन के नियम जो है प्रथम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लॉ दिए गए। तो 15वीं शताब्दी में आपको इटली की धरती पर जब गैलीलियो की अगर बात आती है तो गैलीलियो में टेलीस्कोप का खोज करते हैं, और इसी खोज के बेस के आधार पर पूरी दुनिया को यह बताते हैं, मानने पर मजबूर करती कि धरती जो है सौर मंडल का है ना सेंटर। मतलब हालांकि इस तरीके की बातें हुआ करती थी, दुनिया को दिखाया, लेकिन ये सब लोग मानते थे कि भाई धरती सौर मंडल का सेंटर है। और फाइनली आइजैक न्यूटन ने सबकी बोलती बंद कर दी और उन्होंने बताया एक नया रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप के माध्यम से ये पूरी दुनिया को बता दी, है ना, कि कहा कि भाई धरती क्या है, कैसा है, उसका रूपरेखा कैसा है, धरती गोल है तो उसके पीछे की कहानी क्या है ना, उसके पीछे का कौन सा कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में ये बताते हैं। यहाँ की गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत यानी ग्रेविटी के थ्योरी के बारे में बताते हैं। तो थोड़ा थोड़ा हम ये सब पढ़ेंगे, जानेंगे गुरुत्वाकर्षण की थ्योरी के बारे में कि 16वीं शताब्दी में कैसे महान वैज्ञानिक जो गैलीलियो हुआ करते थे, उसकी गैलीलियो के अपने प्रयोग के बेस के आधार पर पृथ्वी की जो पृथ्वी है, पृथ्वी की तरफ गिरने वाली जो वस्तु है, उसका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, और उसके बेस के आधार पर ये सब कुछ बताया। तो आज की कहानी में हम ये जानने वाले हैं कि व्हाई ऑल स्टार्स एंड प्लैनेट्स आर राउंड इन द शेप, है ना। इन सभी चीजों को हम समझेंगे कि आप देख सकते हैं यहां पर कि ये देखिए कैसे ये सन है और ये सारा सोलर सिस्टम है, जिसमें वीनस है, आपका मरकरी है, अर्थ है, आपका जुपिटर है, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, मार्स है, बहुत सारे सेलेस्टियल्स बॉडी है। ये सब आप सभी लोग को पता होगा। इन सभी सेलेस्टियल्स बॉडी के बारे में आप सभी लोग
जानते होंगे। सेलेस्टियल बॉडी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है। ये जितने भी हैं ये सारे सेलेस्टियल बॉडी है आपका, और इसमें में आपका प्लैनेट्स है, सन है, जो भी है आपका, उसके बारे में हम धीरे धीरे करके कहानी को समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आपका। सबसे पहला पॉइंट ये है जो कि आज के क्वेश्चंस में हम पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि रीजन सबसे पहले आपका जो मेन मुद्दा है कि व्हाई आर ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आर राउंड। ये सोचने वाली बातें हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी सेलेस्टियल्स हैं, जितने भी पिंड है, हिंदी में उसे पिंड कहा जाता है, वो सारे पिंड राउंड है। राउंड यानी कि मतलब गोल है। हालांकि 100% परफेक्ट राउंड की बात नहीं हो रहा है, मैं बताऊंगा इसमें कि कौन सा परफेक्ट राउंड और कौन सा जो हमारा प्लैनेट्स है परफेक्ट राउंड नहीं है। तो व्हाई आर ऑल द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आर राउंड, क्यों सारे ये आपकी इसके पीछे की कहानी। सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई अगर कोई पिंड या सेलेस्टियल बॉडी अगर राउंड है तो उसके पीछे कारण क्या है, तो उसके पीछे एक ही कारण है, और वो कारण है आपका ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। ऑल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट आर राउंड बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब आपको समझना होगा कि गुरुत्वाकर्षण है क्या, गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्यों। दरअसल में असाधारण भाषा में पहले मैं आपको बता देता हूं कि गुरुत्वाकर्षण है क्या, और उसके बेस के आधार पर थोड़ी गुरुत्वाकर्षण की कहानी जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन की, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं बता दूंगा। तो यहां पर देखिएगा कि ग्रेविटी के कारण जो है, आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट का सेंटर ये अपनी और सभी चीजों को खींचता है, यानी कि वहां पर एक स्फेरिकल शेप क्रिएट करता है। अब देखो इस चीजों को कैसे समझिएगा। दरअसल ग्रेविटी कॉजेज अ मैटर टू पुल टुवर्ड द सेंटर, यानी कि आप देखेंगे कि सारा चीज जो है सेंटर की ओर खींचा जा रहा है। मौत के कुआं आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने बहुत सारे देखा होगा कि राउंड राउंड बेसिन्स के अंदर में जब चीजें घूम रही होती है तो सब कुछ ऑब्जेक्ट सेंटर की ओर जा रहा होता है। तो ग्रेविटी कॉजेज अ मैटर टू पुल टुवर्ड्स टू द सेंटर ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग टू स्फेरिकल शेप। अब इसको कैसे बैलेंस होगा, अब इसके लिए समझना होगा आपको एक हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम को। हाइड्रोस्टैटिक यानी हाइड्रो यानी लिक्विड, और स्टैटिक का मतलब स्टैटिक, आप इसके मतलब। अब यहां पर दो प्रकार के फोर्स, एक तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, यानी ग्रेविटी अपनी ओर खींच रहा है, चीजों को सेंटर की ओर खींच रहा है, और उसी तरह की से प्रेशर ऑफ द मैटर जो है बाहर की ओर खींचता है। अब यहां पर इस बात को समझिएगा कि जितने भी गैलेक्सी हैं, स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है ना, जहां पर आपके कॉन्सेप्ट में आप देखोगे तो प्लैनेट्स की जो ग्रेविटी है, प्लैनेट्स की ग्रेविटी चारों साइड से, आपने घड़ी देखा, आपने साइकिल देखा होगा, और साइकिल में आपने देखा होगा, आप देखिए ये साइकिल है, ये साइकिल है, और सब कुछ जो है सेंटर की ओर खींच रहा है। ये राउंड घूम रहा है, ये घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और ये चारों साइड से, ऑल साइड से इक्वली जो है खींच रहा है प्लैनेट को। तो ग्रेविटी क्या करता है, ग्रेविटी जो है सेंटर की ओर खींचता है, सेंटर से पुल करता है आपका। जैसे आपने बाइसाइकिल का आपने देखा होगा, तीनों डायमेंशन पर ये कहानी आप सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ग्रेविटी के हिस्ट्री के बारे में बता देता हूं कि ग्रेविटी की हिस्ट्री क्या है। तो ग्रेविटी की हिस्ट्री की कहानी क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत की शुरुआत कैसे हुई। जैसे कि हमने बताया था कि 16वीं शताब्दी में और वो हमारे इटली के वैज्ञानिक हुआ करते थे गैलीलियो। हालांकि गैलीलियो को लेकर काफी कुछ कहानियां हैं और काफी मतभेद रहा है। उनकी बातों को शुरुआती दौर में कोई नहीं मानता था, महान वैज्ञानिक के तौर पर जाने जाते हैं, और उन्हीं महान वैज्ञानिक के प्रयोग के माध्यम से ये बताया गया कि भाई पृथ्वी की तरफ गिरने वाली बहुत सारे जितने भी वस्तुएं कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे की ओर गिर रही। कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन यहां पर ग्रेविटी की बात की गई है, जिसका 9.8 आप लोगों ने पढ़ा होगा मीटर पर सेकेंड, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड की बात होती है। तो गैलीलियो ने यह बात लिखी है। गैलीलियो आप लोग 9th-10th क्लास जब पढ़ेंगे तो 9th-10th क्लास में आप लोगों ने पीसा के मीनार के बारे में पढ़ा होगा, तो दिखाया होगा कि कैसे पीसा के मीनार से गेंद को नीचे की ओर गिराया जाता है। पूरी दुनिया, हालांकि शुरुआती में गैलीलियो ये बात करते, गैलीलियो पीसा के मीनार से गेंद को नीचे की ओर गिराते हैं, दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो ऊपर से कोई भी चीजें नीचे गिर रही है तो उसका एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी कि एक त्वरण है आपका। ये बातें बताया कि इन्होंने गैलीलियो ने बताया, हालांकि एक नियत त्वरण के सिद्धांत के बेस के आधार पर, यानी कांस्टेंट के बेस के आधार पर नीचे गिरा। लेकिन उस समय गैलीलियो की बातों को कोई नहीं माना। यहां तक कि अरस्तु जो है, एक दार्शनिक अरस्तु, जिसके बारे में बहुत बड़े फिलोसफर थे, गैलीलियो का विरोध करते हुए यह कर दिया कि यदि कोई वस्तु, मान लिया कि सपोज कोई वस्तु है, अब उसका जो मास कम है
तो मास कम है तो हवा के प्रतिरोध यानी कि हवा के रेजिस्टेंस के कारण जो है ना, वस्तु में गिरने में अधिक समय लगेगा। यानी कि मान लिया कोई कागज का टुकड़ा को आप ऊपर से गिराइए, अब कागज के टुकड़ा जो है उसका मास बहुत कम है, तो मास कम है तो क्या जी 9.8 के वेलोसिटी के साथ वो नीचे गिरेगा क्या? ऐसी बातें उन्होंने प्रश्न डाल दी कि भाई कोई वस्तु है जिसका मास जो है कम है, यानी कि मतलब आप कह सकते हैं कम है, तो हवा जितनी भी हवा आएंगे तो उसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध के कारण जो वस्तु गिरने में अधिक टाइम लगेगा। आप कह रहे हैं कि पिज्जा पर से गेंद को नीचे आप गिराओगे तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरेगा, और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरे तो दिक्कत क्या हो जाएगी? तो दिक्कत ये होगा कि भाई, तो ये बातें लोगों ने इसके विरोध करने लगे और कहा कि बात सही है, आपके अरस्तु सही बात बता रहे हैं। त्वरण का जो सिद्धांत था यानी एक्सेलरेशन, जो थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन था, ग्रेविटी था, उस पर लोगों ने अधिक ध्यान नहीं दिया। तो गैलीलियो जो है अपने सिद्धांतों को बेहतर तरीके से प्रूफ नहीं कर पाए और उस समय उनको एक मैथमेटिक्स फॉर्मूला उन्होंने नहीं दिया। तो बीच में मार्केट में आपको न्यूटन साहब आएंगे। अब न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज के बारे में संबंध में बताया। आप लोगों ने एप्पल वाली कहानी पढ़ा होगा, 375 साल पहले पुरानी कहानी है। अब 350 साल पहले की कहानी है, तो 350 साल पहले की कहानी में न्यूटन की कहानी से शुरू होती है। न्यूटन ने सेब गिरने की असल की कहानी के बारे में उनका एक स्टूडेंट, उनका एक शिष्य हुआ करता है, तो वो बताते हैं कि शुरुआती दौर में कैसे मतलब उन्होंने अपनी किताबों में सेब गिरने की घटना का जिक्र करते हैं और उस जिक्र के बेस के आधार पर बताते हैं कि 1660 में आसपास है, यही उनका आसपास में कोई कहानी होगा 1660 के आसपास में। तो उन्होंने बताया कि वो इंग्लैंड में पढ़ा करते थे, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज का नाम सुना ही होगा आज भी। तो उस समय जो है बसंत का ऋतु था, तो वही 1726, 28, 27 की बात है वहां पर। तो उस विश्वविद्यालय जो है बंद हो रहा था, और बंद हो रहा था तो उत्तर वाला जो इंग्लैंड बहुत सारे बच्चे चले गए, लेकिन न्यूटन जो है वहीं पर रह जाते हैं, बगीचा में ही सोच रहे थे, समझ रहे थे कि आखिर क्या किया जाए। तभी क्या होता है, उसी अवस्था में वो पेड़ एप्पल के नीचे बैठे हुए थे, तो न्यूटन साहब जो है सर के ऊपर एक जो है उनके एप्पल गिरता है। अब जब नीचे एप्पल गिरता है तो उसी अवस्था में एक सेब जो है पेड़ से टूटकर जब नीचे गिरता है, तो विलियम्स को लगा कि भाई ये घटना के बारे में उन्होंने सोचने लगा कि क्या उसके पीछे का रीजन क्या है, भाई सिद्धांत क्या है, आखिर कोई भी चीजें नीचे ही क्यों गिर, सेब के आसपास की धरती पर भी गिर सकता था, लेफ्ट साइड भी गिर सकता था, राइट साइड भी गिर सकता था, इसके गुरुत्वाकर्षण। अब वहां से उनका जो जिज्ञासा शुरू होता है, वहां से कहानी शुरू होता है, और उसके बेस के आधार पर उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जिसको गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत कहते हैं या ग्रेविटी, लॉ ऑफ द ग्रेविटी की बात करते हैं। ये बात न्यूटन साहब ने, और वहीं से इनकी कहानी की शुरुआत होती है। तो 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने पहली बार ग्रेविटी को डिस्कवर किया और इसी सिचुएशन के बेस के आधार पर बताया, और वहीं से ग्रेविटी शुरू होता है या न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन शुरू होता है। मतलब आप न्यूटन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ ये सब ऐसे इसी से जुड़ा हुआ है। ये बात आपको समझने वाली कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। वहां से ये हिस्ट्री आपको समझ में आया। लेकिन आपको 20वीं सेंचुरी में आप चले जाओ, अल्बर्ट आइजैक साहब न्यूटन साहब ये आएंगे, आपके आएंगे, आपके आइंस्टीन साहब आएंगे, आपका अल्बर्ट आइंस्टीन साहब है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब ने बहुत सारे विरोधों का विरोधाभास हुआ और कहा एक नए प्रकार की आइडिया दिया ग्रेविटी के बारे में। उन्होंने कहा कि साहब जो ग्रेविटी है, जो आप कह रहे हो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड से नीचे गिरता है, उसके पीछे और भी कहानी है, और एक कहानी आता है स्पेस और टाइम का। स्पेस और टाइम के रैपिंग ऑफ स्पेस और टाइम के कारण जो है ग्रेविटी के बारे में बात किया यहां पर, यानी ग्रेविटी का जो प्रभाव है, ग्रेविटी का जो इफेक्ट है, आप कह सकते हैं कि इसके पीछे की कहानी सिर्फ ये नहीं है, मतलब ये कहानी और भी है कि ग्रेविटी कैन अफेक्ट बोथ स्पेस और टाइम, दोनों को प्रभावित कर सकता है। यानी कि शुरुआती में कहा उन्होंने, आपने याद रखा कि भाई शुरुआती में जब अरस्तु ने कहा था गैलीलियो को कि मान लिया कि अगर कोई कम वस्तु का, कम मास वाला या कम द्रव्यमान वाले कोई वस्तु ऊपर से आप गिराते हो तो हवा के प्रतिरोध के कारण तो 9.8 से आएगा नहीं। तो ये आपने देखेंगे कि हमारे जो आइंस्टीन साहब ने ये बातें कह दी कि ग्रेविटी कैन अफेक्ट बोथ स्पेस और टाइम, दोनों से प्रभावित हो सकता है। मतलब कह सकते हो कि देयर इज अ
यहां पर द लेस ग्रेविटी देयर इज द फास्टर टाइम पासेज, यानी अगर ग्रेविटी कम है तो बहुत तेजी से पासेज हो सकता है। एटॉमिक क्लॉक में इसको बहुत मदद, खास करके एयरक्राफ्ट हो सकता है, रॉकेट है, इन सभी जगह पर इसका काफी प्रयोग किया जाता है। और ये भी बताया उन्होंने कि ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन फोर्स, उसके बारे में भी बताया था कि 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं ग्रेविटेशन में, उनमें से एक फोर्स होता है। 4 फंडामेंटल फोर्स कौन कौन है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, वीक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और इन सब में से अगर देखा जाए सबसे वीक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स को ही माना जाता है। तो यहां पे ये कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट सफिशिएंट मास, जैसे आपका प्लेनेट हुआ, स्टार हुआ, जनरेट ग्रेविटेशनल फील्ड को जनरेट करता है, यानी कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण जो है आपको ग्रेविटी का जन्म यहां पर होता है। आप देख सकते हैं ये स्पेस है, स्पेस और टाइम के बारे में उन्होंने बताया कि मान लिया कि ये देखो आप यहां पर ये देखिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में आपने इस ऑब्जेक्ट को रखा, बीच में आपने इस ऑब्जेक्ट को रखा और ये स्पेस है, ये स्पेस है। तो ये टाइम के कारण आप देखेंगे कि सारा इसके चारों आसपास जो है घूमेगा, आसपास घूमेगा इसके चारों तरफ। तो ये कहानी उस समय, उस दौरान में भी ये बेस के आधार पर कही गई। क्लियर है आप लोगों को, है ना? थोड़ा सा गला के कारण जो है आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी समझने में भी, है ना? अब थोड़ा सा फैक्ट आप जान लीजिए, ग्रेविटी के बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट दिए गए। आप लोगों ने समझा साना कि ग्रेविटी जो है एक तरीके से सबसे वीकेस्ट फोर्स है। जैसे हमारा नेचर जो हमारा प्रकृति है, प्रकृति में 4 फंडामेंटल फोर्सेज है। 4 फंडामेंटल फोर्सेज के बारे में हमने आपको बताया कि 4 फंडामेंटल फोर्सेज कौन कौन से। ये 4 फंडामेंटल फोर्सेज जो है आपके, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। ये 4 प्रकार के फोर्सेज है। इनमें से सबसे जो वीकेस्ट है आपका, वो है आपका ग्रेविटी फोर्स, यानी ग्रेविटी सबसे वीकेस्ट है। जो नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट है। अगर ज्यादा होता तो हम लोग बड़ा मुश्किल से जीवन यापन कर पाते, है ना? लेकिन इसमें से अगर देखेंगे यहां पर सबसे वीकेस्ट फोर्स आपका ग्रेविटी है। अब ये गैलेक्सी सोलर सिस्टम एक साथ बांधे हुए रखता है ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी का रोल हमारे जीवन में बहुत ज्यादा। ग्रेविटी नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगा? हमारा वेट 0 हो जाएगा। ग्रेविटी अगर शून्य होगा तो वेट 0 होगा, हालांकि मास पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। तो शुरुआती दौर में आप देखेंगे कि अर्थ के सरफेस से कंसिस्टेंस के बेस के आधार पर, स्पीड और इन सभी को कैलकुलेशन के बेस के आधार पर ग्रेविटी के मान को निकाला जाता है। और आप सबको पता होगा कि ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर की बात कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन वहीं पर हम बात करें कांस्टेंट की बात करें, जिस बेस के आधार पर आप ग्रेविटी जी की वैल्यू आप निकालते हैं, यानी जो जी का जो है ना, इसके लिए आपको यहां पर ये कॉन्सेप्ट लेकर आता है जिसको 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर किलोमीटर है। ये जी का एस्टिमेशन होता है आपका, यानी आप कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहाँ के बेस के आधार पर फाइंड आउट करते हैं। और जैसे मान लिया कि फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आपके पूछे कि आपके ऊपर कितना भाई ग्रेविटी, आपका जो है आपका वेट जो है, आपका वेट यानी कि आपकी पृथ्वी जो है, पृथ्वी और आपके बीच में एक फोर्स लग रहा है। फोर्स कौन सा लग रहा है? जब आपसे पूछा जाए कि आपका वेट कितना है, तो आपका वेट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म? वेट का मतलब क्या होता है? वेट यानी कि वेट इक्वल टू, यानी कि मास इनटू ग्रेविटी की बात हो रही है। यानी मान लिया कि मास आपका 70 केजी है और ग्रेविटी 9.8 है, अप्रोक्सीमेटली 10 है आपका, यानी कि आप पर 700 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यानी कि पृथ्वी के द्वारा जो आप पर 700 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो कोई ऑब्जेक्ट, तो यहां पर इस बात को समझिए आपका, तो जब भी आपके वेट पर निर्भर करता है, अगर आपका मास 60 केजी है तो आप पर 600 अप्रोक्सीमेटली न्यूटन फोर्स लग रहा है। अगर आपका वेट 50 केजी है, 0 फिगर वाले के लिए जितना वेट कम हो उतना ही आपकी ग्रेविटी, आपके जो है अट्रैक्शन फोर्स आपके ऊपर कम लगेंगे। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा इस चीजों को समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट अगर 7 माइल पर सेकेंड के साथ अगर ट्रेवल करता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल सकते। स्कैट वेलोसिटी के बारे में जान, मान लिया कि आप स्पेस से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे, तो कम से कम 7 माइल पर सेकेंड के स्पीड से आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। यानी कि अगर 7 माइल पर सेकेंड के स्पीड से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो आप अर्थ के ऑर्बिट से बाहर आप निकल जाओगे। इसको बोलते हैं अर्थ का स्कैट वेलोसिटी। तो अर्थ के स्कैट जो वेलोसिटी है ना, जो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के बिहाइंड लगेगा आपका, अगर इससे आप बाहर निकल सकते हैं आपका। साथ साथ में ये भी समझिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून पर अराउंड 16% ऑफ द अर्थ है, यानी जो हमारा अर्थ है, अर्थ का ओनली 16% मून पर है आपका।
यानी कि आप कह सकते हो कि 1/6 के आसपास के कॉन्सेप्ट में देखा जाता है कि 2.5 टाइम्स है। जुपिटर पर देखेंगे तो 2.5 टाइम्स है आपका। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मून इज अराउंड 16% ऑफ अर्थ है ना, 1/6 के आसपास होता है। मार्स पर 38% ऑफ द अर्थ, जुपिटर पर 2.5 टाइम्स ऑफ द अर्थ ग्रेविटी है आपका। 2.5 टाइम्स क्यों है भाई? क्योंकि भाई इसके मास तो डिपेंड कर रहा है आपका अलग अलग का। ब्लैक होल आर प्लेस वेयर यूनिवर्स आर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी इन द लाइट कैन नॉट बी एस्केप। अब यहां पर कह सकता है कि भाई सबसे ज्यादा अगर कहां पर है ग्रेविटी, तो ब्लैक होल में। ब्लैक होल एक ऐसा जगह है जो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है, वहां लाइट भी बाहर नहीं निकल सकता है। ग्रेविटी जो है कैन बेंड, लाइट को भी बेंड कर सकता है ग्रेविटी कैन बेंड टू लाइट। लाइट को हम लोग कहते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन है आपका, लेकिन ग्रेविटी जो है लाइट को भी बेंड कर सकता है। और आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग जो ग्रेविटी इज नॉट फोर्स, आइंस्टाइन ने कहा था कि ग्रेविटी फोर्स नहीं है, ग्रेविटी माइट बी वीकेस्ट इन द फोर फंडामेंटल और अल्टीमेट रेंज की बेस के आधार पर ये कहा गया है। तो ये सारी ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट हैं जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं। अब थोड़ा सा आप समझिएगा कि क्या सारे प्लैनेट्स जो है परफेक्ट है? ये बात तो सत्य नहीं है कि भाई सारे प्लैनेट्स परफेक्ट नहीं हो सकते। आपको पता होगा कि बीच में चिपटा भी होता है, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम के हैं वो राउंड भी है ना, लेकिन कुछ उसमें से ऐसे हैं जो परफेक्ट राउंड है, कुछ ऐसे हैं जो आपको उसमें थोड़ा सा आप देखेंगे, जैसे मरकरी और वीनस की बात करें वो राउंडेस्ट है। जितने भी प्लैनेट है उन सब प्लैनेट का सबसे राउंडेस्ट है, आप मार्बल की तरह होगा, एकदम परफेक्ट स्फीयर है आपका। कौन कौन? मरकरी और वीनस। लेकिन कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो परफेक्टली राउंड नहीं है आपका, जैसे हम सैटर्न और जुपिटर की बात करें तो थोड़ा सा आप देखेंगे मिडिल पार्ट में थोड़ा सा थिकर होगा, बिग थिकर आपका। आप देखेंगे स्पिन अराउंड टू थोड़ा सा बल्ज आपके फॉर इक्वेटर के तौर पर देखने को मिलेगा। तो कभी कभी ऐसे आपके एग्जाम में आपके तौर पर क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन सर यूपीएससी में पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ग्रेविटेशनल वेव वर प्रिडिक्टेड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1916 ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। पहला स्टेटमेंट यह है कि ग्रेविटेशनल वेव जो है प्रिडिक्ट किया गया अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। ग्रेविटेशनल वेव do also exist in Newton's theory of gravitation. Gravitational wave are to be detected by the very sensitive detector known as interferometer. ये स्टेटमेंट है यूपीएससी के द्वारा, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बेहतर होगा इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, है ना। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ, मिलते हैं फिर से। बाय, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।